चलिए जी, अब दूसरा चैप्टर जो शुरू हो रहा है दैट इज एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, राइट। एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स, राइट। सबसे ज़्यादा मार्क्स की वेटेज जो है इस चैप्टर की है यहाँ पे, ठीक है जी। सो एल्कोहल, फिनोल, ईथर में वही सेम चीज़ें रहेंगी, ठीक है। क्लासिफिकेशन किया हमने मोनो, ठीक है। क्लासिफिकेशन में वही करेंगे किसके, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, कितने OH ग्रुप जो है हमारे यहाँ पे अटैच हुए हैं। अगर एक लगाए तो मोनो हाइड्रिक हो जाएगा, वो दो लगे हैं तो डाइहाइड्रिक हो जाएगा, CH2OH CH2OH, तो वो डाइहाइड्रिक हो जाएंगे। ये तो क्लासिफिकेशन में आ गया, राइट। ऐसे ही बेंजीन रिंग के साथ में एक OH लगा तो उसे हमने फिनोल बोल दिया, ठीक है। दो OH ग्रुप लग गए तो उसे हमने डाइहाइड्रिक बोल दिया। क्लियर हो गए? तो मोनोहाइड्रिक हो गए, दो हाइड्रिक हो गए, जो विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप एटम्स। जैसा हमने हेलोएल्केन्स में किया था वैसा ही हमारा यहाँ पे रहने वाला है, राइट। नॉमेनक्लेचर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। अगर हम यहाँ पे नॉमेनक्लेचर की बात करें तो जो हमने वहाँ पे किया था वैसा ही रहेगा, मतलब आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी, वो सारे सेम आएंगे यार, ठीक है। आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी और नियो जो था वो भी हमने किया था, तो सेम ही आने वाले कॉमन नेम में। बट कॉमन नेम में अगर हम इनकी बात करें तो इसे कॉमन नेम बोलते हैं हम एल्काइल, एल्कोहल, और IUPAC नेम में इनका जो नाम आ जाता है दैट इज एल्केनोल, राइट। एल्केनोल मतलब, और ये क्या करेगा, जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा इट शुड बी एट द लोएस्ट पोजीशन, ठीक है जी। वो हमारा कहाँ पे होना चाहिए, लोएस्ट पोजीशन पे होना चाहिए, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है उसे लोएस्ट पोजीशन पे हमें नंबरिंग देनी है। कैसे होएगा, अब देखिए जरा, यहां पे हमने CH3OH लिया, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल, क्योंकि ये कार्बन था तो मिथाइल एल्कोहल हो गया। और अगर हम इसका IUPAC नेम करते हैं तो दैट इज नोन एज मीथेनॉल, ठीक है। C2H5OH था तो इसको हमने लिख दिया इथाइल एल्कोहल, और इसे हम बोलते हैं इथेनॉल, C3H7OH, या इसको C3H7 को हम दो तरीके से लिख देते हैं, CH3CH2CH2OH, तो ये हो जाएगा भैया हमारा प्रोपाइल एल्कोहल, या हम इसे लिख सकते हैं N प्रोपाइल एल्कोहल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1-ओल। इसका एक और मेथड है CH3CH, इसका एक और आइसोमर बना दिया हमने CH3, तो ये हो जाएगा आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको दूसरे वाले चैप्टर में कैसे आइसो लगना है, कब सेकेंडरी लगना है, कब टर्शरी लगना है, और इसका नाम आ जाएगा प्रोपेन 2-ओल। एक और हम लेते हैं CH3CH2CHOH CH3, इसका नाम क्या आएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, और IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटेन 2-ओल। तो दिस इज द नॉमेनक्लेचर। तो इस तरीके से जो है भैया नॉमेनक्लेचर आएगा। हमें सिलेक्ट करनी है पेरेंट चेन विच कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज वेल एज द फंक्शनल ग्रुप, और जो फंक्शनल ग्रुप हम लेंगे इट शुड बी एट द लोएस्ट लोकेंट, ठीक है। हमें वो वाली पेरेंट चेन लेनी है जिसके अंदर मेरा एक तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए, और इट शुड कंटेन फंक्शनल ग्रुप, और जो फंक्शनल ग्रुप है उसको भी लोएस्ट लोकेंट पे पॉसिबल पोजीशन पे लेके आना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वी हैव आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। दो टाइप का आइसोमेरिज्म दिखाता है, वन इज द चेन आइसोमेरिज्म, सॉरी तीन टाइप का दिखाएगा, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, एंड थर्ड इज द फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये तीन टाइप के आइसोमेरिज्म दिखाएगा। चेन आइसोमेरिज्म सेम है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे OH हमने लगा दिया, 1 2 3 4 5 OH, 1 2 3 4 5 OH. So these are the isomers, chain isomers. पोजीशन आइसोमर्स में क्या होएगा, पोजीशन आइसोमर्स में 1 2 3 4 5, यहाँ पे OH लगा है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे OH लगा है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे OH लगा है। तो तीन जो थे वो हमारे आइसोमर्स बन गए। दीज आर नोन एज पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमेरिज्म।
और जो लास्ट है दैट इज द फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मतलब क्या हुआ, दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को वो रिप्रेजेंट करेगा। हमने एक एग्जांपल लिया C2H6O, ये बना के दे रहा है हमें CH3CH2OH, और आई कैन राइट CH3OCH3 ईथर, और दूसरा क्या हो गया, अल्कोहल। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम इनके आइसोमेरिज्म जो है यहां पे शो कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा था। अभी हमने कंपाउंड लिया ब्यूटेन टू ओल, है ना, इसका हमने एग्जांपल किया था अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी जो है शो करेगा, तो वहां पे उसके बारे में डिस्कशन नहीं करना था। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 3 टाइप के आइसोमेरिज्म दिखाता है, वन इज द चेन, अनदर इज द पोजीशन, और तीसरा क्या हो गया हमारा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल, सॉरी अल्कोहल। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स या अल्केनोल्स। अब देखिए जरा यहां पे, अब वाटर का स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो बेंट होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या है भाइयों बहनों, बेंट है। अब हमने यहां पे क्या किया, ROH ले लिया, जिसकी वजह से मतलब सेम रहेगा, O इज sp3 हाइब्रिडाइज, 2 बॉन्ड पेयर और 2 उसके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। ऐसे ही ये यहां पे रहेगा। इसका जो एंगल है, वाटर में एंगल कितना था भाइयों, इट वॉज 104.5 डिग्रीज। वाटर में कितना था भैया, 104.5 डिग्री। इसके अंदर एंगल जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा, बिकॉज ऑफ बल्की नेचर, आर ग्रुप की बल्की नेचर है, तो ये जो एंगल है वो हो जाएगा 108.9 डिग्रीज का, 108.9 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि वाटर जो है इट इज अ बल्की ग्रुप, सॉरी जो आर ग्रुप है दैट इज अ बल्की ग्रुप, जिसकी वजह से रिपल्शंस बढ़ गई हैं, स्टेरिक हिंड्रेंसेस जो है आनी शुरू हो जाएंगी, इसकी वजह से एंगल जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात हम लोग करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। फाइन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट जो है दैट इज प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है जी, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। उसके अंदर हमने किया था RX का किसके साथ रिएक्शन किया था, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन किया था। ठीक है, एल्काइल हैलाइड लिया, उसका हमने KOH एक्वस के साथ रिएक्शन किया और वो हमें देता है ROH प्लस KX। ठीक है जी, ये हमारा प्रोड्यूस हो गया, अल्कोहल जो है वो प्रोड्यूस हो गया, KBr या KX जो है वो हमारा वहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा। यहां पे ध्यान रखिएगा भैया, अल्कोहलिक KOH, सॉरी एक्वस KOH होना चाहिए। अगर यहां पे अल्कोहलिक हो गया तो यहां पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हमारा हो जाएगा। राइट, क्लियर हो गया? अब यहां पे एक चीज भी है कि अगर हम प्राइमरी लेंगे, मिथाइल लेंगे, तो वहां पे क्या होगा हमारा, सॉरी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेंगे तो हमारा अल्कोहल्स प्रोड्यूस होंगे। अगर हमने यहां पे सेकेंडरी अल्कोहल्स ले लिए, लेट्स से CH3COH CH3H और उसका हमने KOH एक्वस के साथ रिएक्शन कर दिया, तो इट विल गिव अस अल्कोहल भी दे देंगे और साथ में क्या करेंगे, एल्कीन भी देंगे। क्लियर है? 2 चीजें जो है हमें यहां पे मिल जाएंगी। क्लियर है? टर्शरी लेंगे तो भी सेम होएगा। यहां पे टर्शरी का ही एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से, तो यहां पे ये टर्शरी अल्कोहल भी मिल गया और साथ में हमें यहां पे क्या मिल गया, अल्कीन्स भी मिल गए। क्लियर हुआ? तो वहां पे क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंसेस की वजह से एलिमिनेशन जो है वो होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? एक और चीज लिखिएगा, अगर हम इसका एल्काइल हैलाइड का एक्वस सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, यहां ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में यूजुअली क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, CH3CH2Br और इसका हमने AgOH के साथ रिएक्शन किया, यहाँ पे हमने Ag2O प्लस वाटर रखा,
ये बना और प्रोडक्ट बना के देगा हमें ये CH3CH2OH। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया ये, ठीक है। साथ में AgBr जो है प्रेसिपिटेट कर जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। Preparation from carbonyl compounds by the reduction of carbonyl compound. By reduction of carbonyl compounds. ठीक है जी। एक चीज का ध्यान रखिएगा भैया, अल्कोहल है, अल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूं तो वो मुझे एल्डिहाइड देगा, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे देते हैं। तो इस प्रोसेस को उल्टा कर दीजिए, रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड देगा और इसका रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल दे देगा हमें, राइट। तो हमें एल्डिहाइड या कीटोन से अल्कोहल बनाना है। तो लेट्स से हमने यहां पे, अब मैं सिंपल लिखता हूं, अगर मैंने RCHO लिया, उसका रिडक्शन कर दिया अलग अलग तरीकों से, तो ये RCH2OH दे देगा। अगर मैंने कीटोन लिया, उसका रिडक्शन कर दिया, तो ये RCHOHR दे देगा। तो एक चीज समझ में आई कि एल्डिहाइड से मुझे प्राइमरी अल्कोहल मिलना है, और अगर मैं यहां पे कीटोन लेता हूं, कीटोन का रिडक्शन करता हूं, तो भैया मुझे सेकेंडरी अल्कोहल जो है मिलेगा। क्लियर। सेकेंडरी अल्कोहल जो है भैया मुझे वो मिल जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये रिडक्शन कैसे कैसे कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ देखते हैं हम लोग। चलिए यहां पे लेट्स से हमने लिया CH3CHO, यहां पे हमने क्या किया, हाइड्रोजनेशन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, प्लेडियम और निकल, या हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा भैया CH3CH2OH के अंदर। ऐसे ही हमने यहां पे एसीटोन लिया, सेम रिएजेंट्स हमने लिए, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHOHCH3 में। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल जो है भैया हमारे यहां पे प्रोड्यूस हो जाएंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा, लेट्स से मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CHO था। इसका अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता हूं तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा, और ये जो कीटोनिक ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, उसे भी रिड्यूस करेगा। तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, क्लियर है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। और अगर हम इसका सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो डबल बॉन्ड हमारा रिड्यूस नहीं होगा, तो डबल बॉन्ड एज इट इज पड़ा रहेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, राइट। ध्यान रखिएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड ग्रुप को भी रिड्यूस करेगा, बट सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप को ही रिड्यूस करेगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस वो जो है नहीं करेगा, राइट। नेक्स्ट वी हैव बाय द एक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। बाय द एक्शन ऑफ by the action of ग्रिगनार्ड रिएजेंट, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाइयों बहनों ये, ग्रिगनार्ड रिएजेंट ऑन कार्बोनाइल ग्रुप। ये भी स्टेप अप रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, स्टेप अप रिएक्शन है। यहां पे अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड का RMgX के साथ रिएक्शन करता हूं तो ये मुझे प्राइमरी अल्कोहल बना के देगा। अगर मैं कोई भी एल्डिहाइड का रिएक्शन करता हूं विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट तो वो मुझे 2 डिग्री अल्कोहल बना के देगा। और अगर हमने कीटोन लिया और उसका ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया तो इट विल गिव अस 3 डिग्री अल्कोहल। क्या देगा जी? 3 डिग्री अल्कोहल। एक ही मैकेनिज्म बताऊंगा आपको ये वाला, बाकी आप खुद से कर सकते हैं। होगा क्या, RC डबल बॉन्ड OH। अब यही चेंजेस होने हैं भाइयों, और कुछ नहीं होना। इसका हमने ग्रिगनार्ड रिएजेंट लेट्स से
CH3 MgBr के साथ रिएक्शन किया। अब यहां पे ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, CH3 C के पास चला जाएगा एंड R एज इट इज, C एज इट इज, H, यहां पे CH3 आ गया, O के पास MgBr आ जाएगा। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द एसिडिक मीडियम और ये कन्वर्ट हो जाएगा R एज इट इज, CH, OH हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा भैया हमारा CH3। तो ये क्या बन गया, R CH CH3 OH। दिस इज 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। तो आप यहां पे किसी भी तरीके से कर सकते हो। एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करोगे प्राइमरी एल्कोहल, एल्डिहाइड के साथ किया तो 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री, सॉरी कीटोन के साथ किया तो 3 डिग्री एल्कोहल। अब यहां पे कन्वर्जन में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, लेट्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा। यहां पे ये स्टेप अप रिएक्शन है। क्या है, स्टेप अप रिएक्शन है। सपोज करो उसने बोला हमें, अब कन्वर्जन कब बोला, कौन सा कन्वर्जन यूज करना है, जब हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल से 2 डिग्री एल्कोहल बनाना था। ध्यान दीजिए, 1 डिग्री एल्कोहल से 2 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट करना है और कार्बन चेन भी बढ़ानी है, तो हम RMGX का यूज करेंगे। अगर मेरे पास 1 डिग्री एल्कोहल है और उसे 1 डिग्री एल्कोहल में ही कन्वर्ट करना है बट कार्बन चेन इंक्रीज करनी है, तो हम क्या यूज करेंगे, KCN एल्कोहल का यूज करेंगे। समझ आया? चलिए देखते हैं। अब हम लोग यहां पे करते हैं कन्वर्ट इथाइल एल्कोहल टू आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अब देखो ये हमारा प्राइमरी एल्कोहल था, इसे सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया भैया CH3 CH2OH CH3 CH OH CH3। कैसे होगा, अल्कोहल वाला तो कोई मेथड नहीं है, तो पहले मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड में। मैंने अभी आपको बताया था ना, ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे एल्डिहाइड मिला, तो इसका ऑक्सीडेशन करने पे एल्डिहाइड मिल गया। अब एक CH3 और बढ़ाना है, तो CH3 MgBr के साथ रिएक्शन कर दो, CH3CO CH3, नहीं यहां पे H था इसका CH3 MgBr के साथ रिएक्शन किया, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, तो इट विल गिव अस CH3C, यहां पे H, यहां पे CH3OMgBr। इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिएगा एसिडिक मीडियम में, तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर है? हो सकता है वो यहां पे इथेनॉल से बोले प्रोपेनोन बना के दो, प्रोपेनोन बना के दो, तो प्रोपेनोन के केस में क्या करेंगे, इसका हम फिर से क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CO CH3 में। ठीक है, मैकेनिज्म वही है, गिने चुने ही है, उसी में से करने हैं। अब ये काम करो, मेरे को HCHO और RCO R वाली रिएक्शन जरा जल्दी जल्दी लिख के दिखाइए। ओके तो ये आप लोग अपने एंड पे कर लीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कन्वर्जन्स में, बहुत बड़ी। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है भाइयों बहनों, दैट इज द प्रिपरेशन फ्रॉम एसिड्स, प्रिपरेशन फ्रॉम एसिड्स। अभी हमने पढ़ा था एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड मिल रहा था, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन पे हमें क्या मिला था, कार्बोक्सिलिक एसिड मिला था। तो अगर हम उसका रिडक्शन कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे एल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहां पे हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2OH के अंदर। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने रिडक्शन कर दिया, राइट, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव प्रिपरेशन फ्रॉम एस्टर्स, और बाय द रिडक्शन ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स होते हैं RC≡O R'। इसका हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो ये क्या देगा भैया हमें, RCOOH प्लस R'OH। क्लियर है? फाइन। और रिडक्शन करना था ये, अब इनका रिडक्शन कर दीजिए, RC≡OR', इसका हमने रिडक्शन कर दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से या किसी भी चीज से,
तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2OH में और R-OH में। तो ये जो है भैया हमारा हो गया, दिस इज द रिडक्शन ऑफ, हो गया। उसके बाद आता है प्रिपरेशन फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स। प्रिपरेशन फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस। अब जब एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस थे, लेट्स से RCH2NH2, हमने इसका रिएक्शन करा दिया नाइट्रस एसिड के साथ, तो हमें मालूम है ये क्या बनाएंगे, डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे। डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे विद विच आर हाईली अनस्टेबल, तो ये बन जाएगा RCH2N2Cl, ठीक है, दीज आर अनस्टेबल, और ये हमारे डिकम्पोज कर जाएंगे किसमें, RCH2OH में प्लस N2 प्लस HCl, हमारे अल्कोहल जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? फाइन। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं दैट इज द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में आप लोगों को, आपने सुना होगा कि अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, इथेनॉल को एज अ फ्यूल यूज करेंगे। तो वो इथेनॉल कहां से प्रोड्यूस होगा, वो इथीन से प्रोड्यूस होगा, ठीक है, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है भैया, इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो करना है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, पेपर में उस मैकेनिज्म पे क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2OH में। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जो है भैया हमारा यहाँ पे एडिशन होएगा, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडिशन जो है होएगा। क्लियर है? हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका वाटर के साथ रिएक्शन किया H प्लस के साथ, रिच गेट रिचर, पुअर गेट्स पुअरर, तो CH3 CHOH CH3 ये हमें मिल जाएगा, दिस इज द प्रोडक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स हो गया हमारा। क्लियर है? इसका मैकेनिज्म करना है, मैकेनिज्म विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन ऑफ इथीन टू इथेनॉल। ठीक है जी, कन्वर्जन ऑफ इथीन टू इथेनॉल, भैया बड़े ध्यान से करिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, इसका मैकेनिज्म एनसीईआरटी में ही दिया गया है, बड़े अच्छे से दिया गया है। अब स्टेप वन में क्या किया उसने, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, राइट? क्लियर है? कैसे दिया गया है देखो, स्टेप वन एक बार देख लेते हैं हम लोग। इसमें फर्स्ट जो है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स, टू फॉर्म कार्बोकेटायन। ठीक है जी, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा HOH एंड H पे, और ये बना के देगा हमें CH3 CH2 प्लस प्लस वाटर। क्लियर हो गया जी? स्टेप वन में हुआ प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स टू प्रोड्यूस टू फॉर्म कार्बोकेटायन। अब ये H3O प्लस कहां से आया, यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, H2O था, H प्लस के साथ रिएक्शन किया, दिस विल गिव अस H3O प्लस, जो हमने यहां पे यूज कर लिया। अब दूसरे केस में क्या होने वाला है, स्टेप 2 में न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन, जो कार्बोकेटायन हमारा फॉर्म हुआ, यहां पे क्या होगा, CH3 CH2 प्लस, और यहां पे क्या हुआ, वाटर था हमारा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। हमेशा एरो कहां से लगाना है भैया, इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ ही एरो जाएगा, याद रखिएगा। और ये बना के देगा CH3 CH2 OH एंड H। अब इसके पास क्या हुआ, एक H एक्स्ट्रा हो गया।
अब ये H क्या करेगा, हमारा यहां से निकलेगा और डीप्रोटोनेशन होगा। डीप्रोटोनेशन क्या बना देगा, एल्कोहल। डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कोहल। स्टेप 3, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कोहल, राइट। CH3 CH2OH, यहां से -H+ हुआ और ये बना देगा CH3 CH2OH। जो हमने ये एसिड यूज किया था फर्स्ट स्टेप में, वो वापस हमें रिकवर हो गया। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज यूज टू कैटलाइज दिस रिएक्शन। ठीक है जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज रिक्वायर्ड टू कैटलाइज दिस रिएक्शन। तो ये भैया इसका मैकेनिज्म था। इसके साथ में इसका एक और रिएक्शन है, दैट इज बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 BH, डाइबोरेन के साथ हम इसका रिएक्शन करते हैं, BH2 होल ट्वाइस। तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3 CH2 CH2 BH2। इसका हमने फिर से HBH2 के साथ रिएक्शन किया, सॉरी यहां पे फिर से एल्कीन के साथ रिएक्शन किया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH2। यहां पे हमारा BH आ जाएगा। फिर से हमने इसका रिएक्शन किया एल्कीन्स के साथ, सेम एडिशन होएगा और प्रोडक्ट देगा CH3 CH2 CH2 B CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। और आई कैन राइट CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B। इसका हम रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस H2O2 इन द बेसिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका। तो ये कन्वर्ट होएगा 3CH3 CH2 CH2OH में प्लस BOH होल थ्राइस। ये जो है भैया हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, दिस इज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। डायरेक्टली पेपर में नेमिंग रिएक्शन आ सकता है या वो कन्वर्जन में यूज कर देगा किसी तरीके से। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छे से इसे करके जाइएगा। दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दो इंपॉर्टेंट चीजें की हमने, एक तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन जिसमें उसका मैकेनिज्म आता है, दूसरी चीज हमने की है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और ये रिएक्शन इसलिए अलग है क्योंकि इसके अंदर हम एंटी मार्कोनिकोव रूल से एडिशन जो है हुआ था, राइट। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। फाइन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। उसके बाद हमने यहां पे इसका प्रिपरेशन कैसे किया था, फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे हम लोग कैसे करते हैं। जाइमेज एक क्या होता है, एंजाइम होता है जो हमारे शुगर को ब्रेक कर देता है, मतलब ग्लूकोज को ब्रेक कर देता है इन इथेनॉल। ठीक है, वो हम बायोमोलिक्यूल्स में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग यहां पे शुरू करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो पहली चीज है दैट इज द फिजिकल स्टेट। ठीक है, अगर हम लोअर मेंबर्स की बात करें तो दे आर लिक्विड। फर्स्ट और सेकंड मेंबर्स जो हैं दे आर लिक्विड्स। ठीक है, लोअर मेंबर्स लिक्विड्स हैं। उसके बाद जब हम हायर वंस की तरफ जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, अप टू 3 कार्बन एटम्स आर कलरलेस लिक्विड, और 4 से लेके 10 कार्बन जो हैं दे आर विस्कस लिक्विड्स, और 10 कार्बन के बाद क्या हो जाएंगे, वो सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया, दैट इज द फिजिकल स्टेट। उसके बाद ऑर्डर की बात करें तो दे हैव स्ट्रॉन्ग स्मेल, है ना, आपने देखी है। अभी हम लोगों ने बहुत सारा क्या यूज़ किया था, सैनिटाइजर यूज़ किया था, उसके अंदर डिफरेंट टाइप की इथेनॉल डाला जाता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, तो दे हैव, है ना, समवट बाइटिंग स्मेल, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है।
ठीक है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो एल्कोहल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट हैं दे आर हायर एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं एल्कोहल्स के? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उनके आपस में दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसकी वजह से वो इजीली एस्केप आउट नहीं होते, जिसकी वजह से उनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हैं? हाई हो जाएंगे। मैंने पहले भी बताया था बॉइलिंग पॉइंट किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे थे? फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर। अगर फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रांग है तो वो इजीली एस्केप आउट नहीं होंगे वहां से। क्लियर हो गया? उसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे जैसे हमारा कार्बन चेन इंक्रीज करता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेंडरवल फोर्सेस कम इनटू प्ले। उसके बाद सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी में क्या होगा? सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन solubility decreases with increase in carbon chain as R group जो alkyl group है that is R group is hydrophobic in nature। ठीक है भाइयों बहनों, R जो ग्रुप है that is hydrophobic in nature। जो लोअर मेंबर्स है they are soluble in water in all proportions। सारे प्रोपोर्शन में वो soluble हैं। जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ता जाएगा solubility इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। राइट, क्लियर हो गया? उसके बाद टॉक्सिक नेचर की बात की जाए तो सारी की सारी क्या है? टॉक्सिक नेचर है एक्सेप्ट वन, इथेनॉल। इथेनॉल को छोड़ के बाकी सारी जो है दे ऑल आर टॉक्सिक। मिथेनॉल, ठीक है, वो क्या करती है? हमारे नर्वस सिस्टम पे हिट करती है, जिसकी वजह से इवन आईज या डेथ भी हो सकती है। आईज है ना, रोशनी खराब हो सकती है। तो दैट इज द टॉक्सिक नेचर। इथेनॉल जो है वो समवट लेस टॉक्सिक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो चीजें। जो हमारे एल्कोहल्स हैं दे आर वर्सेटाइल कंपाउंड्स, दे कैन एक्ट बोथ एज इलेक्ट्रोफाइल्स एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग डिस्कस करेंगे उनकी वर्सेटाइल नेचर के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए, ROH था, इसको अगर मैं तोड़ता हूं, अगर OH बॉन्ड तोड़ा तो ये क्या बनाएगा? OR माइनस प्लस H प्लस। अब दिस इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज तो ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। अगर उसमें ROH था, CO बॉन्ड टूट गया तो एक R प्लस बना और एक OH माइनस। अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रोफाइल। तो दोनों चीजें जो है वो बना सकती हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा बॉन्ड हम तोड़ रहे हैं, CO बॉन्ड तोड़ रहे हैं या OH बॉन्ड हम लोग तोड़ रहे हैं। क्लियर है? CO बॉन्ड तोड़ा या OH बॉन्ड तोड़ा, उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट जो है दैट इज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। ठीक है, COH बॉन्ड को हम तोड़ देंगे, सॉरी OH बॉन्ड को तोड़ते हैं पहले। क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। जब OH बॉन्ड टूटा तो मतलब वो क्या कर रहा है? H प्लस दे रहा है। कोई भी स्पीशीज अगर H प्लस दे रहा है इन द रिएक्शन मिक्सचर तो मतलब इट इज एसिडिक इन नेचर। इट इज एसिडिक इन नेचर। क्लियर हुआ? तो अगर हम यहां पे एसिडिक कैरेक्टर की बात करा जाए तो कौन होएगा सबसे ज्यादा एसिडिक? ये हमारा मिथाइल अल्कोहल था। उसके बाद हमने यहां पे क्या किया? एक OH CH3CCH3HOH और तीसरी चीज थी हमारी CH3CCH3CH3OH। यहां पे ध्यान दीजिएगा भाइयों बहनों क्या हो रहा है। अब हमने यहां पे कौन सा बॉन्ड तोड़ना बेटा? OH की क्लीवेज करनी है। जैसे ये O गया, अगर इस O पे माइनस चार्ज ज्यादा हुआ तो ये H प्लस क्या करेगा? वापस इसे खींच लेगा। अगर छोटा हुआ तो ये क्या करेगा? इस H प्लस को इजिली जाने देगा। यहां पे मिथाइल ग्रुप लगा है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो छोटा चार्ज रहेगा माइनस पे। यहां पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, माइनस चार्ज क्या होएगा? थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यहां पे दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गए, माइनस चार्ज और बढ़ जाएगा।
इस केस में क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गए, तो यहां पे माइनस चार्ज क्या होएगा, सबसे बड़ा होएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, मिथाइल अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक है। फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और लास्ट में क्या आ जाएगा भैया हमारा 3 डिग्री। क्लियर है। तो एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर पूछता है तो वो पहले मिथाइल आएगा, फिर सेकेंडरी आएगा, फिर टर्शरी आएगा। क्लियर है। और रिएक्टिविटी की भी अगर हम बात करेंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है हमारी, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम 1 डिग्री टू 3 डिग्री, क्योंकि मैंने बताया था पोलर, जितना ज्यादा पोलर बॉन्ड होएगा उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी होने वाली है। चलिए, ये तो था जो मेटल्स हैं दे आर वीकली एसिडिक इन नेचर, सॉरी मेटल्स नहीं, एल्कोहल्स आर वीकली एसिडिक इन नेचर, बिकॉज जब हम उनका एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, क्या कर रही है, हाइड्रोजन गैस जो है वहां से इवॉल्व करेगी। वीकली एसिडिक इन नेचर, ROH, इसका हमने सोडियम के साथ रिएक्शन किया, 2RONA, और हाइड्रोजन गैस जो है भैया यहां से निकल जाएगी। क्लियर है। तो और इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 1 डिग्री सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर 2 डिग्री है, फिर वो 3 डिग्री है। एसिडिक नेचर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। क्लियर है। उसके बाद आता है रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं हमने, ROH प्लस NaH, RONA प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वहां से इवॉल्व कर जाएगी। क्लियर हो गया। रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट करोगे, क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ग्रिगनार्ड रिएजेंट, इट हैज हाई एफिनिटी फॉर H प्लस, उसे कहीं से भी मिले, ROH था, उसका RMgX के साथ रिएक्शन कर दिया, ये R क्या करेगा, इस H को लेके चला जाएगा, तो ये क्या बना के देगा, ROMgX प्लस R-H, डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने कर दिया। तो मतलब क्या हुआ, ये अल्कोहल जो है इजीली H किसे दे रहा है, इस R- को। ग्रिगनार्ड रिएजेंट, इट हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर H प्लस, कहीं पे भी H प्लस मिलेगा जाके चिपक जाएगा। ठीक है। रिएक्शन विद ऑर्गेनिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कौन सी रिएक्शन होगी, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अल्कोहल अगर हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो दे विल फॉर्म एस्टर्स, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ इन द एसिडिक मीडियम, और ये बना के देगा भैया हमारा ये। क्लियर हो गया। RCOOR-, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहां से ये जाएगा, ये OH गया, यहां से H गया, वाटर रिमूव हुआ और ये कन्वर्ट हो गया एस्टर्स में। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्लियर है। तो ये थी सारी रिएक्शन जहां पे हमने किया रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अब हम यहां पे बात करेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ये हम ऑलरेडी करके आए हैं, जिसमें हमने सारी की सारी प्रिपरेशंस की थी। किसकी, हेलोएल्केन्स की। जब हमने प्रिपरेशन की थी अल्कोहल से, तो उन सब रिएक्शंस में हमारा क्लीवेज हुआ था OH बॉन्ड का, सॉरी CO बॉन्ड का। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। देखो यहां पे हमने किया था ROH, ये वाला बॉन्ड टूटा था, HCl ZnCl2 के साथ रिएक्शन किया, क्या बना था ये RCl। PCl3 के साथ किया तो RCl, PCl5 के साथ किया
तो RCl, SOCl2 के साथ रिएक्शन किया तो RCl, रेड फॉस्फोरस X2 के साथ रिएक्शन किया था तो RX दिया था, ठीक है। NaBr H2SO4 के साथ रिएक्शन किया था तो भी RBr दे रहा था। तो यही वाली क्लीवेज हुई RO बॉन्ड की, CO बॉन्ड की जो है भैया वहां पे क्लीवेज हुई थी। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है भाइयों यहां पे? चलिए अब हम यहां पे बात करेंगे एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन और इसका जो है मैकेनिज्म आएगा एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन। यहां पे भी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है भैया, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होएगा और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन या आप इसे लिख सकते हो कन्वर्जन ऑफ इथाइल एल्कोहल टू इथीन। इसका मैकेनिज्म पूछा जाएगा भैया, इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ये जो रिएक्शन है हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ होगा एट 443 केल्विन। एट 443 केल्विन पे ये रिएक्शन हमारा होएगा। देखो जरा इंपॉर्टेंट, यहां पे क्या किया हमने? CH3CH2OH लिया। अगर मैंने 443 केल्विन पे H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन किया तो ये मुझे क्या बना के देगा? एल्कीन बना के देगा। अगर मैं इसी रिएक्शन को 413 केल्विन पे करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 तो यहां पे भी हमारा डिहाइड्रेशन हो रहा है, बट दो अलग अलग तरीकों से हो रहा है। यहां पे विद इन अ मॉलिक्यूल हुआ, यहां पे इंटर मॉलिक्यूलर हुआ, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हुआ। ये विद इन अ मॉलिक्यूल, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हमारा डिहाइड्रेशन हुआ था। तो ऊपर वाला हमारे सिलेबस में है अभी, नेक्स्ट जब हम ईथर्स पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ये हमारा, नीचे वाला भी वो बाद में करेंगे। पहले 443 केल्विन को समझते हैं कैसे हमारा मैकेनिज्म होएगा। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है भैया, अभी तक 3-4 चौथा मैकेनिज्म है ये जो आएगा पेपर में, मतलब आने के चांसेस होते हैं। पहला SN1, दूसरा SN2 करा, तीसरा अभी हमने करा था पहले, क्या किया था? प्रिपरेशन, एल्कीन से एल्कोहल बनाया था। अब हम एल्कोहल से एल्कीन बना रहे हैं, अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल CH3CH2OH, ठीक है जी। ये अल्कोहल था, इसका हमने क्या किया? H+ के साथ रिएक्शन कर दिया, ये यहां पे जाएगा और ये कन्वर्ट करेगा CH3CH2OH2 में, ठीक है जी। क्लियर हो गया? यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बाय रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल। CH3CH2OH2 विद अ पॉजिटिव साइन, ये बॉन्ड यहां पे टूट जाएगा एंड CH3CH2 प्लस वाटर बनेगा। अब स्टेप 3 में क्या होने वाला है? हाँ जी, स्टेप 3 में क्या होएगा? डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कीन, इथीन। CH3 यहां पे ऐसे बनाते हैं, और जो एसिड हमने फर्स्ट स्टेप में यूज किया था वो वापस हमें रिकवर हो गया है इन द लास्ट स्टेप, ठीक है। तो यहां पे सेम रिएक्शन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड टू कैटलाइज दिस रिएक्शन। क्लियर हो गया जी? समझ आ गया? जैसे जैसे हमारा प्राइमरी में सबसे ज्यादा मेहनत लगने वाली है उसको एलिमिनेशन करने के लिए, सेकेंडरी में इजी हो जाएगा, टर्शरी में और इजी हो जाएगा, और बस टर्शरी, क्वार्टनरी तो बनेगा नहीं।
ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूं कैसे कैसे रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी जैसे हम प्राइमरी से सेकेंडरी पे, सेकेंडरी से टर्शरी पे मूव करते हैं। राइट तो चलिए यहां पे हम लोग लेके आए, कैसे गया ये देखिए, यहां पे एक H था, यहां पे एक OH था, यहां से हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, हमने यहाँ पे 443 केल्विन कंसंट्रेटेड H2SO4 रखा और ये कन्वर्ट हो गया भैया हमारा एल्कीन के अंदर। दिस इज द प्रोसेस जहां पे हमारा एल्कीन प्रोड्यूस हो गया। क्लियर हुआ? यहाँ पे हमने क्या किया, 95% H2SO4 जो था रखा हुआ था। दूसरे केस में हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा, 60% H2SO4 रखा और 373 केल्विन पे हीट किया, तो ये कन्वर्ट हो गया एल्कीन में। अब थर्ड केस में हमने यहाँ पे क्या किया, 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया। 3 डिग्री अल्कोहल लिया तो यहाँ पे क्या करना पड़ा हमें, 30% H2SO4 रखा और 330 केल्विन रखा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा भैया हमारा C डबल बॉन्ड CH2 CH3 में। ईज ऑफ एलिमिनेशन किसमें, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्लियर है? इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है? डी ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा है अभी अल्कोहल्स का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड, है ना। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी कर लेते हैं। चलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, RCHOH, राइट, ये मेरा अल्कोहल था। यहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां से मैंने -H2 कर दिया, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया और एक ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, RCH डबल बॉन्ड O में। किस में कन्वर्ट हो गया, ये एल्डिहाइड में। जो हमारा अल्कोहल था वो किस में कन्वर्ट हो गया भैया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। हो क्या रहा है, दो बॉन्ड जो थे, एक CH बॉन्ड क्लीव हुआ और एक OH बॉन्ड जो है हमारा क्लीव हुआ। क्लियर हो गया? तो हमें पता है प्राइमरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे भैया हमें एल्डिहाइड मिलेगा। एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करने पे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। याद रखो यार, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलता जाएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल यूज करते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन करने पे हमें कीटोन मिलेगा, और अगर हम कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो रिएक्शन नहीं होगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजर से नहीं होएगा, कोई रिएक्शन फर्दर नहीं होएगा। अगर हम यहां पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर रखते हैं तो हमारा ऑक्सीडेशन होगा, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे with lesser number of carbon atom, with lesser number of carbon atoms। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा ये। अब एक चीज आती है कि हमने प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड पे आके रिएक्शन को स्टॉप कर देना, हम नहीं चाहते कि मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होए, राइट। तो उस केस में हम लोग कुछ स्पेशल चीजों का यूज करेंगे। क्या क्या यूज करते हैं, या तो हम डिस्टिलेशन कर दें, राइट, डिस्टिलेशन कर दें। जैसे ही हमारा एल्डिहाइड स्टेज पे रिएक्शन पहुंचता है, ठीक है, उसका हम लोग क्या कर दें, डिस्टिलेशन कर दें, एक मेथड है। दूसरा मेथड हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, PDC यूज कर सकते हैं, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज PCC यूज कर सकते हैं, राइट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट हम यूज कर सकते हैं, या हम
क्रोमिक एनहाइड्राइड यूज कर सकते हैं, क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3 यूज कर सकते हैं, ताकि मेरा रिएक्शन जो है अल्कोहल से एल्डिहाइड स्टेज पे आके मेरा स्टॉप कर जाए। क्लियर हो गया। अब पीसीसी पीडीसी आप बुक में जाके देख लीजिएगा क्या होते हैं। पीडीसी पिरिडीनियम डाइक्रोमेट एंड पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या है, इसकी डिटेल्स आप बुक में वहां पे लिखी गई हैं। क्लियर हो गया। अब सेकेंडरी अल्कोहल्स का हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंडरी अल्कोहल्स हमें क्या बना के दे रहे हैं, कीटोन्स बना के देंगे। अगर हम यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल्स की बात करते हैं तो टर्शरी अल्कोहल्स हमें ऑक्सीडेशन करने पे क्या बना के देगा, एल्कीन्स बना के देगा। कोई भी चीज हमारी यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगी। क्लियर हो गया। प्राइमरी अल्कोहल ने हमें एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल ने हमें कीटोन्स और टर्शरी हमें बना के देगा एल्कीन्स। याद रखिएगा, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल हमें बना के दे गए एल्कीन्स। एल्कीन्स, और यहां पे ऑक्सीडेशन ना होके क्या होता है, डिहाइड्रेशन। यहां पे बाकी 2 रिएक्शंस में क्या हुआ था हमारा, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा था भाइयों बहनों। यहां पे क्या होएगा, डिहाइड्रेशन। क्या होएगा, डिहाइड्रेशन। इसी वजह से ये क्या बन गया हमारा, एल्कीन प्रोड्यूस हुआ। दैट्स व्हाई वो हमारा क्या प्रोड्यूस हुआ, एल्कीन प्रोड्यूस हुआ। राइट, ओके। ये हो गया हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इसके बाद हम बात करेंगे डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस के बारे में, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस के बारे में। और ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉपर मतलब ये जो अल्कोहल्स हैं उनके वेपर्स को कॉपर के थ्रू पास करते हैं 573 केल्विन, और इनका क्या होएगा, डिहाइड्रोजिनेशन, H2 रिमूव हो जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल जो है जब हमने कॉपर 573 केल्विन से पास किया तो ये हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट होएगा। 2 डिग्री अल्कोहल कॉपर 573 कीटोन में कन्वर्ट होएगा। और अगर आपने 3 डिग्री अल्कोहल लिया तो वो हमारा फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन्स में। यहां पे तो डिहाइड्रोजनेशन हुआ, यहां पे डिहाइड्रेशन हो गया। CH3 CH2OH, कॉपर 573 CH3 CHO, CH3 CH3, यहां पे CH3 लगाते हैं, यहां पे OH लगाते हैं। कॉपर 573 केल्विन, तो ये कन्वर्ट होएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 में। थर्ड में CH3 CH3 CH3OH, कॉपर 573 केल्विन, CH3 CH3 सॉरी डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा यहां पे। राइट, तो ये हमारा प्रोडक्ट जो है बन जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। दिस आर द डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। उसके बाद डिस्टिंक्शन है, कुछ डिस्टिंक्शन पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्शन में कैसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को कर सकते हैं। एक हम ऑलरेडी करके हैं, व्हाट्स द ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, उसके बाद हम विक्टर मेयर टेस्ट कर सकते हैं, दैट इज रेड, ब्लू एंड कलरलेस। प्राइमरी अल्कोहल में वो रेड कलर देता है, सेकेंडरी में ब्लू कलर देता है, और टर्शरी में हमें क्या देता है, कलरलेस देता है। ठीक है, एक तीसरा एक और टेस्ट है, दैट इज द आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं, जहां पे मिथाइल कीटोन प्रेजेंट होगा, मिथाइल कीटोन जो है प्रेजेंट होएगा। आइडोफॉर्म टेस्ट, चलिए देखते हैं। आइडोफॉर्म रिएक्शन भी आएगा अगले चैप्टर में, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसको भी हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए आइडोफॉर्म टेस्ट पे आते हैं हम लोग। आइडोफॉर्म टेस्ट अभी आप लोगों ने बताया कि दैट इज द मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन होएगा। तो यहां पे हमने लिया लेट्स से RCOCH3, इसका हमने NaOH और X2 के साथ रिएक्शन कर दिया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCOONA प्लस NaX प्लस CHX3 प्लस वाटर।
तो ये जो है पूरा का पूरा रिएक्शन होएगा, जो ये हमारा मिथाइल कीटोन था ये पूरा का पूरा जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा CHX3 में। अब यहां पे जब हम NaOH और X2 का रिएक्शन करते हैं तो हमें दो चीजें मिलती हैं, एक NaX मिलता है और NaOX मिल जाता है। ये हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कन्वर्ट कर देता है इसे सारी चीजों में। अब लेट्स सपोज मेरे पास यहां पे RCH2OH था, RCHOH CH3 था, तो सेम रिएक्शन हो जाएगा हमारा NaOH X2 के साथ। क्लियर है? ये भी हमारा क्या करेगा, आइडोफॉर्म टेस्ट जो है दे देगा। क्लियर हो गया जी? तो ये ध्यान रखिएगा, आइडोफॉर्म टेस्ट। उसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी कि प्राइमरी अल्कोहल को अगर मुझे प्राइमरी अल्कोहल में ही कन्वर्ट करना है बट एक कार्बन बढ़ा के करना है तो मेरे को क्या करना पड़ा था, KCN एल्कोहलिक के साथ रिएक्शन करना पड़ रहा था। बट अल्कोहल को मुझे पहले एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना था, फिर KCN के साथ रिएक्शन करना था, फिर उसके बाद हमारा अल्कोहल बना था। अगर मुझे प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है और कार्बन चेन इंक्रीज करनी है तो क्या यूज करना है, मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो है वो चीज है। उसके बाद आती है कुछ सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल जिसमें मिथेनॉल एंड इथेनॉल आएंगे, वो बुक में दिए गए हैं, वो आपको जाके एज इट इज जाके छाप देने हैं। ठीक है, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बड़े ही इजी हैं और ये डायरेक्टली आपको फ्री के नंबर देंगे, आपको बस पढ़ने हैं उन्हें अच्छे से और उनमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, पेपर ऐसा नहीं होता कि बच्चे को फेल करने के लिए, नहीं, एवरेज पेपर आता है 70 मार्क्स, 70% जो पेपर है मतलब 50 मार्क्स का जो पेपर है वो एवरेज आता है। हर कोई बच्चा आराम से 50 नंबर ले सकता है, 45 to 50 के बीच में एवरेज बच्चा बड़े आराम से नंबर ले सकता है। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा अल्कोहल जो था वो खत्म हो गया है। अभी हम बात करने वाले हैं फिनोल्स के बारे में, राइट? चलिए, फिनोल्स में अभी क्या आएगा, फिनोल्स में क्या होता है, क्या है फिनोल्स, जब हम बेंजीन रिंग के साथ में एक OH ग्रुप को अटैच कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं भाइयों बहनों फिनोल्स। क्लियर है? बेंजीन रिंग के साथ में इनको हम एल्कोहल्स कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, और ये जो OH ग्रुप इसके साथ लगा है इसको हम फिनोलिक ग्रुप बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भैया फिनोलिक ग्रुप। तो इसकी भी क्लासिफिकेशन किया गया है मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक, राइट? तो वहां पे इनके नॉमेनक्लेचर कर लीजिएगा। हम लोग आते हैं इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। तो फर्स्ट जो है हमारा दैट इज द प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट हमने लिया। अब ये जो डाइजोनियम सॉल्ट्स होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय अमाइंस। यहां पे हमने क्या किया, NaNO2 और HCl लिया जिसकी वजह से HNO2 प्रोड्यूस होता है एट 0 to 5 डिग्री C या 273 to 278 केल्विन। तो ये भैया हमारा कन्वर्ट हो जाएगा N2Cl के अंदर। दिस इज द डाइजोनियम सॉल्ट। और ये हमारा अगर हम इसका वाटर के साथ रिएक्शन कर दें या हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें 5 डिग्री से ज्यादा, टेम्परेचर ग्रेटर देन 5 डिग्री C, तो ये हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, फिनोल में। क्लियर हो गया? तो ये दोनों केसेस में हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में हमें N2 एंड HCl जो है एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद हम इसको प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या किया हमने यहां पे, SO3H लिया और इसका हमने NaOH के साथ रिएक्शन कर दिया। तो यहां से क्या होगा, NaH
Na2CO3 सॉरी Na2SO3 जो है हमारा यहां से रिमूव हो जाएगा, और या आप इसे ऐसे कर सकते हो, ये एसिड है ये बेस है, इसको आप डायरेक्टली रिएक्शन कर दीजिए, सॉल्ट बना दीजिए SO3Na, और इसका फिर से आप NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, यहाँ से हमारा Na2SO3 रिमूव हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OH में। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा -Na2SO3। तो इस तरीके से जो है हमारा प्रिपरेशन हो जाएगा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है दैट इज फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो है, दैट इज जो हम ऑलरेडी करके आए थे, विच इज डॉज प्रोसेस। ठीक है, डॉज प्रोसेस था जिसके अंदर हमने क्या किया था, क्लोरोबेंजीन के साथ उसका रिएक्शन किया था। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, क्लोरोबेंजीन हमने लिया, उसका NaOH 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे किया, और ये कन्वर्ट होएगा किसमें, सोडियम फिनेट में। ONaH+ के साथ रिएक्शन किया, ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में, विच इज नोन एज फिनोल। क्लियर हो गया जी। उसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज बाय क्यूमीन प्रोसेस। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ये क्या होता है, क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं हम इसे, CH3CH3। इसका हमने O2 के साथ रिएक्शन किया और ये बना के देगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। दिस इज द क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब इसके बाद हमने इसका रिएक्शन इसे क्या किया, यहां से CH3COOCH3 जो है रिमूव हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल में, और हमें एक लार्ज अमाउंट में एसीटोन मिलेगा। इस रिएक्शन में पूछा जाता है कि कोई ऐसा मेथड बताइए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल जिसमें हमें लार्ज अमाउंट में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है एज अ बाय प्रोडक्ट। तो कौन सा है, क्यूमीन है। ठीक है जी, H2OH+, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, यहां पे इसका हाइड्रोलिसिस किया था, ये मिल गया। ठीक है, बाय प्रोडक्ट एज अ मतलब ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट मिलता है क्यूमीन से हम लोग इसे प्रिपेयर करते हैं। राइट, क्लियर हो गया जी ये। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में क्या चीज आएगी हमारी इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज सिमिलर टू वाटर, क्योंकि HOH था, या हम इसे कंपेयर करेंगे विद एल्कोहल्स, तो क्या होएगा देखिए जरा। हमने क्या किया, बेंजीन रिंग लिया, OH लगा दिया, इसके पास दो लोन पेयर थे, जिसकी वजह से इसकी शेप क्या आएगी, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज, बेंड शेप रहेगा। अब इस केस में जो बॉन्ड लेंथ होएगी ये कितने की है, 136 पिकोमीटर की है। बट ऐसे ही हमने अगर CH3OH लिया तो उस केस में इसकी जो बॉन्ड लेंथ आती है दैट इज 142 पिकोमीटर। अब क्वेश्चन बनेगा कि भैया फिनोल में जब हमने कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ देखा तो वो 136 पिकोमीटर का है, एल्कोहल में अगर हम चेक कर रहे हैं तो वो 142 पिकोमीटर की है, ऐसा क्यों है? नहीं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहां पे कॉन्जुगेशन आएगा, देयर इज प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी।
क्योंकि हमने पढ़ा था विद मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ जो है भैया हमारा डिक्रीज करता है। क्लियर है? बॉन्ड लेंथ जो है भैया हमारा डिक्रीज करेगा, ध्यान रखिएगा इसे। फाइन, ओके। और इसका जो एंगल आएगा दैट इज ऑफ 109 डिग्रीज, ऑलमोस्ट सिमिलर है जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड में रहता है। 109.5 डिग्री होता है, यहां पे 109 डिग्री आ रहा है। क्लियर हो गया? उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करें स्टेट एंड स्मेल की। फिनोल्स आर क्रिस्टलाइन, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और लिक्विड्स, व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर दे बिकम रेडिश और ऑरेंज। ठीक है, रेडिश या पिंकिश कलर के हो जाते हैं। क्लियर हो गया? और इनकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, फिनोलिक स्मेल होती है इनकी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सॉल्युबिलिटी, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ नॉन पोलर नेचर। ठीक है, जो हमारा ये एराइल ग्रुप लगा है दिस इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, तो इसी वजह से ये सॉल्युबल नहीं होता है या वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर हो गया जी? और थर्ड इज द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई? बिकॉज दे कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बॉइलिंग पॉइंट में फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं हम। ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी इसमें बेटा, जिसकी वजह से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं दे आर एक्सेप्शनली हाई। क्लियर हो गया? बॉइलिंग पॉइंट हाई बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में चलेंगे हम। फर्स्ट जो है दैट इज रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं हम लोग। केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। फर्स्ट जो है रिएक्शन ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, तो दे आर एसिडिक इन नेचर, तो हाइड्रोजन गैस जो है वहां से इवॉल्व करे। हमने इसका सोडियम के साथ रिएक्शन किया एंड इट विल गिव अस सोडियम फिनॉक्साइड ONA प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। दिस शोज फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। ऐसे ही रिएक्शन विद एल्कलीज किया हमने। यहां पे बेंजीन रिंग था, इसका हमने OH NaOH के साथ रिएक्शन कर दिया, ONA प्लस वाटर। ठीक है जी, सॉल्ट मिल गए हमें यहां पे। क्या मिले? सॉल्ट मिले एंड वाटर। क्लियर हो गया? अब एसिडिक नेचर का एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। हाउ कैन यू से फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर, तो आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। या एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि अमंग एल्कोहल्स एंड फिनोल्स विच आर मोर एसिडिक, अमंग एल्कोहल्स एंड फिनोल्स विच आर मोर एसिडिक। चलिए इसे देखते हैं। अब पहले फिनोल को ही देखते हैं। फिनोल के केस में हमने क्या किया, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। OH, तो ये यहां पे थोड़े से साफ सुथरे से बनाता हूं ताकि आप लोग बना सको। यहां पे माइनस, यहां पे ऐसा डबल बॉन्ड OH विद अ पॉजिटिव साइन। ये माइनस चार्ज यहां पे मूव करेगा, ये यहां पे आ गया, ये आया।
ठीक है, ये हमारे किसके, फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे। जब हमने फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए तो यहां पे क्या समझ में आया बेटा, O is more electronegative element and have and contain positive charge, whereas carbon less electronegative contains negative charge। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर लेस स्टेबल, दीज स्ट्रक्चर्स आर लेस स्टेबल, और ये होंगे भी नहीं, क्योंकि जो चीज लेस स्टेबल है तो वो चीज उसकी तरफ जाएगा ही नहीं। तो मतलब क्या करेगा, फिनोल जो है ऐसे पड़े पड़े स्टेबल नहीं है। वो कैसे स्टेबल होगा, बाय लूजिंग इट्स H+। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया, फिनोल का H+ लूज कर दिया, जिसकी वजह से वो फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया, ONA में कन्वर्ट हो गया। OH था, ये यहां पे O- में कन्वर्ट हुआ और H+। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। O-, ये यहां पे माइनस चार्ज, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड O। जब हमने ये वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए तो उस O पे कोई चार्ज नहीं है, हालांकि कार्बन पे हमारा नेगेटिव चार्ज है, बट जो O है वो हमारा न्यूट्रल है। तो उसकी वजह से इसके ऊपर कोई, इसकी स्टेबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें, फिनोल को और फिनॉक्साइड आयन को, तो फिनॉक्साइड आयन जो था भैया वो हमारा ज्यादा स्टेबल था एज कंपेयर टू फिनोल। तो फिनोल क्या करेगा, ज्यादा खुश कैसे है, बाय लूजिंग इट्स H+। ठीक है, और अगर वो रेडिली H+ दे रहा है तो मतलब इट इज एसिडिक इन नेचर। क्लियर हो गया। ऐसे ही अगर वो अल्कोहल से कंपेयर करता है, अल्कोहल को ROH था तो वो RO- और H+ दे रहा है, अब ये OR- दे रहा है, H+ दे रहा है। अब ये जो OR- है ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसे कहीं पे भी H+ मिला, ये झट से इसे खींच लेगा, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या है, कम है। अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर जो है भैया वो कम रहेगा एज कंपेयर टू फिनोल्स, क्योंकि फिनोल्स में वो क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन पुल कर ले रहे थे। मतलब अगर वो लूज भी कर रहा है तो वो रेजोनेंस में चले जा रहे थे, रेजोनेंस स्टेबलाइज थे, बट ऐसा अल्कोहल में नहीं था। तो अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक एज कंपेयर टू फिनोल्स। ये वाला क्लियर हो गया भाई बहनों, सभी को क्लियर है। अल्कोहल अगर वो पूछता है कि भैया कंपेयर एसिडिटी ऑफ अल्कोहल और फिनोल्स, तो आप यहाँ पे बताओगे कि अगर हम अल्कोहल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो इस O में, O पे पॉजिटिव साइन आ रहा है विच इज लेस स्टेबल, तो फिनोल क्या करेगा, अपना एक H+ लूज करेगा और उसके बाद फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं विच आर मोर स्टेबल। तो फिनोल क्या करेगा, झट से एक H+ लूज करके फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होएगा। बट अगर हम अल्कोहल्स को देखें तो अल्कोहल्स अगर लूज कर रहे हैं H+, तो दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो दैट्स व्हाई इट इज लेस स्टेबल। तो अल्कोहल्स रेडिली H+ लूज नहीं करेंगे एंड फिनोल्स जो हैं वो रेडिली H+ जो है लूज कर देगा, राइट। तो ये भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे थोड़ा ध्यान से करिएगा। ठीक है, जब उन्होंने बोला कंपेयर करिए किसकी, एसिडिक स्ट्रेंथ का, अल्कोहल्स का और फिनोल का। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। अब इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे बेटा, ऑन एसिडिक नेचर ऑफ, ठीक है, अल्कोहल्स। अब देखिए जब हमने यहां पे बेंजीन रिंग लिया बेटा,
ये OH था, जब ये लूज कर रहा है तो O पे माइनस चार्ज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, है ना। तो अगर ये O माइनस माइनस पे O पे जो माइनस चार्ज है वो ज्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, H प्लस से इजिली खींच लेगा। तो हमें क्या करना है, इस माइनस चार्ज को, मैग्नीट्यूड को कम करना है। तो वो कैसे होएगा, बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, एसिडिक कैरेक्टर जो है वो हमारा इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर हुआ, एसिडिक कैरेक्टर जो है भाइयों बहनों वो इंक्रीज करेगा। और ऐसे ही अगर हमने यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया एट पैरा पोजीशन, तो एसिडिक कैरेक्टर जो है भैया वो डिक्रीज कर जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। एक चीज रखिएगा, ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं भैया हम उसे, ऑर्थो इफेक्ट। अगर कोई भी चीज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगती है या ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी चीज लगती है, चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसे हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगेगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, और अगर वो पैरा पोजीशन पे लगेगा तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। क्लियर हो गया। अब एक चीज समझिएगा, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगता है तो क्या होने वाला है, नो चेंज इन एसिडिक कैरेक्टर, कोई भी चेंज नहीं आएगा भैया एसिडिक कैरेक्टर में, ठीक है। और OH जो है, OH जो ग्रुप है, इट इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब ये क्या करेगा, इसके रिएक्टिविटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। क्लियर हो गया। OH जो ग्रुप है जब बेंजीन रिंग पे लग गया, उसकी वजह से क्या हुआ, इसका जो रिएक्टिव नेचर था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे OH लिया, NH2 लिया, OCH3 लिया, इसकी वजह से क्या होता है, इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। समझ आया, ठीक है जी। तो चलिए यहाँ पे कुछ एक रिएक्शंस हम करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्शन करना है विद जिंक, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करेंगे। इनफैक्ट रिएक्शन विद जिंक, जब हम जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो OH ग्रुप है वो पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो पूरा का पूरा जो है ऑक्सीडाइज नहीं, रिड्यूस हो जाएगा, गायब हो जाएगा वो। रिएक्शन विद जिंक, OH इसका हमने जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन किया और ये भैया हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, बेंजीन रिंग में, और जिंक ऑक्साइड हमारा बन गया। उसके बाद अगर हम इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विद अमोनिया, हमने यहां पे क्या लिया, फिनोल लिया, और उसका हमने किसके साथ, अमोनिया के साथ रिएक्शन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा भैया हमारा NH2 में, ठीक है, एंड वाटर। उसके बाद फिनोल जो है अगर हम उसका एसिड क्लोराइड या एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो हमें एस्टर्स बना के देते हैं। रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स और एसिड एनहाइड्राइड्स, यहां पे हमारे पास OH था, इसका हमने ClCOCH3 के साथ रिएक्शन किया, यहां से HCl रिमूव हुआ और ये जो है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OCOCH3 में। ऐसे ही हमने इसका रिएक्शन किया OH CH3 COOCOCH3 के साथ,
तो ये भैया हमारा कन्वर्ट हो जाएगा OCOCH3 में एंड CH3COOH में, राइट? क्लियर हो गया? तो ये रिएक्शन है विद एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड के साथ। क्लियर हो गया? एक और रिएक्शन है विच इज बेंजोइलेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, जैसे हमने यहां पे एसिड क्लोराइड के साथ किया था, बेंजोइल क्लोराइड के साथ करेंगे तो हमारी बेंजोइलेशन रिएक्शन जो है आ जाएगी। ओके, तो यहां पे हमने क्या किया, फिनोल लिया और उसका हमने रिएक्शन करा दिया ClCO C6H5 के साथ, और ये हमारा जो है क्या प्रोड्यूस करके देगा, OCOC6H5। दिस रिएक्शन इज नोन एज बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन। ठीक है जी, ये रिएक्शन आ गया भाइयों बहनों, दैट इज बेंजोइलेशन। क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? नेक्स्ट जो है रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये OH है, इजीली प्रोटोन देगा, और ये क्या बना के देगा हमें, हाइड्रोकार्बन बना के देगा। क्लियर हो गया? उसके बाद हमने एल्कोहल्स का एक FeCl3 टेस्ट पढ़ा था, FeCl3। एल्कोहल्स जो हैं FeCl3 टेस्ट नहीं देती हैं, फिनोल जो हैं वो FeCl3 टेस्ट देते हैं, जिसमें वो एक वॉयलेट कलर का कंपाउंड देते हैं। तो अगर आपको पूछा जाता है कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट एन अल्कोहल एंड अ फिनोल, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे FeCl3 टेस्ट यूज करेंगे, राइट? क्लियर हो गया? अब उसके बाद हम लोग रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन ऑफ द बेंजीन रिंग, रिएक्शन ऑफ द बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो बेंजीन रिंग के साथ में OH लगा, दैट इज हाईली एक्टिवेटिंग इन नेचर। इसकी वजह से क्या होने वाला है, इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी, और ये आ गया 3Br2। हमने यहां पे वाटर एक्वस डाल दिया, तो इसकी वजह से जो ब्रोमीन है वो 3 जगह आके लगेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। ठीक है जी, 3 जगह पे जाके ब्रोमीन जो है हमारा लग जाएगा। अगर मैं यहां पे इस Br2 के साथ में कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट डाल देता हूं, CCl4 और CS2, तो ब्रोमीन जो है भैया हमारा 2 जगह जाके लगेगा, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा और एक लगेगा वो पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो पे लगेगा और उसके बाद पैरा पोजीशन पे जाके लग जाएगा। क्लियर हो गया? सो दिस इज नोन एज ब्रोमिनेशन या हैलोजिनेशन हो गया हमारा। क्लियर हुआ? दिस इज नोन एज हैलोजिनेशन, क्योंकि हमने हैलोजन को जो है वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। उसके बाद आता है हमारा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होगा, SO3H का सब्स्टिट्यूशन होना है, कहां पे, ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे। यहां पे हमने क्या किया, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। OH SO3H का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे। ठीक है, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट रहेगा हमारा। उसके बाद नाइट्रेशन हमने किया, तो नाइट्रेशन के केस में भी वही होने वाला है। अगर हमने कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन किया तो हमें क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, बट जो ईल्ड आएगा दैट इज वेरी पुअर। ठीक है, तो उसको ईल्ड को बेटर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से हमें SO3H 2 जगह पे लगेगा, 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड मिलेगा, और इसका हम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो हमें
पिक्रिक एसिड का जो यील्ड है वो बेटर हो जाएगा। सो दिस इज द रिएक्शन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 2,4 हमने डाइसल्फोनिक एसिड जो है बनाया था। उसके बाद अगर हम यहाँ पे फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शंस करते हैं तो फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शंस हमारी नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शंस? क्योंकि सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है। फिनोल में O जो है, OH जो है, दैट इट एक्ट एज अ बेस, तो वो जो ल्यूइस एसिड हम डालते हैं हैलोजन कैरियर का, उसके साथ जाके सॉल्ट फॉर्मेशन कर देता है। राइट, नेक्स्ट जो है कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फर्स्ट इज द रीमर टाइमन रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। पेपर में नेमिंग रिएक्शन के नाम पे भी ये डायरेक्टली दे दी जाती है, डायरेक्टली। तो भैया नेमिंग रिएक्शंस को बड़े अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कन्वर्जन भी उसी के ऊपर दे दिया जाता है, डायरेक्ट कन्वर्जन दिया होता है। अगर आपको नेमिंग रिएक्शन आती होगी तो वो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो ठीक है। और जैसे मैंने पहले ही बोला था, अगर पेपर में क्वेश्चन नहीं आता कुछ भी लिख के आइए, खाली मत छोड़िएगा, ठीक है। रीमर टाइमन रिएक्शन बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, इसको बड़े ध्यान से करिएगा। यहां पे हमने क्या किया, फिनोल लिया और उसका रिएक्शन किया विद क्लोरोफॉर्म CHCl3, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, और ये हमें बना के देगा ONA एंड CHCl, ठीक है जी, सॉरी CHCl2 बना के देगा। इसका हम फर्दर NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, जिसकी वजह से ये बना के देगा ONaCHOH एंड OH, वाटर रिमूव होगा -H2O, और ये ONaCHO में कन्वर्ट होएगा। यहां पे इसका एसिडिक मीडियम में रिएक्शन किया, OH एंड CHO, दिस इज नोन एज सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है, तो आप एनसीईआरटी में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है आपको इतना बड़े स्टेप करने की। यहां पे आपको मैंने जस्ट समझाने के लिए किया था। यहां से NaCl हमारा रिमूव हुआ, CHCl2 का सब्स्टिट्यूशन हुआ, NaOH हुआ, तो दोनों Cl हटके दोनों का 2 OH का सब्स्टिट्यूशन हो गया। यहां पे एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं है, तो वहां से माइनस वाटर हुआ तो CHO में कन्वर्ट हो गया। एसिडिक मीडियम में किया तो ONA जो था वो कन्वर्ट हो गया हमारा किसमें, OH में एंड CHO। दिस रिएक्शन इज नोन एज रीमर टाइमन रिएक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है भैया ये रिएक्शन है, ठीक है, रीमर टाइमन रिएक्शन, क्लियर है। और उसके बाद एक और रिएक्शन है, दैट इज द कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज कोल्बेज रिएक्शन या कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं। हमने फिनोल लिया, फिनोल का रिएक्शन कराया विद कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, और एट 400 केल्विन एंड 4 to 7 ATM प्रेशर पे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा भैया हमारा ONA एंड COOH के अंदर। हमने इसका H+ के साथ रिएक्शन किया और ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में एंड COOH। दिस इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड। भैया ये एक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन या कोल्बेज रिएक्शन आप इसे डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्लियर है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज एस्प्रिन, ठीक है। उसके ऊपर भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि कोई एक ऐसी रिएक्शन बताइए, ठीक है, जिसके अंदर वो आपको पूछता है कि जिसमें
एक एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज वाला कंपाउंड मिलता है विच इज एस्पिरिन, या आपके जो खून को पतला करता है वो एक कंपाउंड मिलता है। कहीं पे पेन हो रहा है तो वो वाला एक कंपाउंड मिल रहा है, कहीं पे बुखार हो गया, बुखार को कम करने वाली एक कंपाउंड मिल रहा है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज किसमें, एस्पिरिन में है। क्लियर हो गया। तो कैसे बनेगा एस्पिरिन का प्रिपरेशन, हमने यहां पे क्या किया, सैलिसिलिक एसिड लिया OH एंड COOH, इसका हमने रिएक्शन किया किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, CH3CO होल ट्वाइस O। OCOCH3, यहां पे आ गया COOH एंड दिस इज CH3COOH। दिस कंपाउंड इज नोन एज एस्पिरिन। ठीक है, इसका नाम क्या होएगा, एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाइयों बहनों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है जी, या आप इसे लिख सकते हो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, तो ये दोनों इसके नाम हैं। क्लियर हो गया जी। उसके बाद जो है हमारा यहां पे दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अल्कोहल जो है वो लिटमस पेपर पे कोई रिएक्शन नहीं दिखाते, फिनोल जो हैं दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, FeCl3 टेस्ट हम करके आए हैं, अल्कोहल नहीं देते हैं, फिनोल से टेस्ट देते हैं। अल्कोहल्स न्यूट्रलाइज नहीं होते हैं विद NaOH एंड KOH, बट फिनोल जो है दे गेट न्यूट्रलाइज बाय NaOH एंड KOH। अल्कोहल्स कोई प्रेसिपिटेट नहीं देते विद ब्रोमीन वाटर, बट फिनोल जो है वाइट प्रेसिपिटेट देते हैं विद ब्रोमीन वाटर। ठीक है जी, और अल्कोहल जो है वो डाइजोनियम सॉल्ट्स नहीं बनाते, बट जो फिनोल्स हैं दे फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट्स। क्लियर है। लिबरमैन टेस्ट था जिसमें हमने पढ़ा था, राइट, ब्लू रेड ब्लू एंड कलरलेस। ठीक है जी, इसके बाद कुछ कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट फिनोल्स जो हैं वो हमने करना है। एंड नेक्स्ट जो अब हम शुरू करने वाले हैं दैट इज द ईथर्स। राइट, ईथर्स जो हैं बड़े सिंपल से हैं, बहुत थोड़े से जो क्वेश्चन है वहां से पूछे जाते हैं। राइट, अगर हम ईथर्स को देखें तो इंट्रोडक्शन मतलब 2 टाइप के ईथर्स होते हैं हमारे। ठीक है, हम उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। चलिए ईथर्स को शुरू करते हैं हम लोग। ईथर्स, अब ईथर्स का भैया जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ROR-। राइट, अब इनकी अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो 2 तरीके से हम इनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर मेरा R = R- है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स। सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स, CH3OCH3 दिस इज सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर्स, CH2CH3 सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स। राइट, अगर मेरा R ≠ R- है तो वो क्या हो जाएगा, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। राइट, CH3OCH2CH3 अलग अलग हो गए, तो ये क्या हो गया भैया, हमारा मिक्स्ड हो गया, या हमारा क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल ईथर्स हो गए। क्लियर हुआ। तो इनके हम अलग अलग तरीके से अलग अलग बना सकते हैं। एलिफेटिक एरोमेटिक में भी आप कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरफ एरोमेटिक ला सकते हो, तो वो अलग अलग टाइप के उसको फर्दर क्लासीफाई हम लोग कर सकते हैं। बट अगर आप NCERT में देखा जाए तो सिंपल और मिक्स्ड जो है हमारे ईथर्स हो जाएंगे। इसका अगर हम नॉमेनक्लेचर पे आते हैं, नॉमेनक्लेचर बड़ा सिंपल सा है भाइयों बहनों। अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो ये क्या होता है, एल्काइल एल्काइल ईथर होता है। एल्काइल एल्काइल का हम लोग कैसे नाम करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, मिथाइल मिथाइल कीटोन या डाइमिथाइल कीटोन,
लेट्स से मेरे पास ये था CH3OCH3, तो इसको मैंने क्या लिया, दोनों तरफ था तो डाइमिथाइल ईथर हो जाएगा इसका नाम। CH3OCH2CH3, इसका नाम क्या होएगा? अब देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना बेटा, इथाइल पहले आता है, एम बाद में आता है, तो इथाइल मिथाइल ईथर इसका नाम हो जाएगा। अगर हम ऐसे इसका IUPAC नेम की बात करते हैं तो ये क्या होएगा? एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी जो है वो स्मॉलर ग्रुप रहता है, एल्केन जो है वो लार्जर वाला ग्रुप रहेगा। तो CH3O अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या रहेगा मेरा? मिथॉक्सी मिथेन। CH3OCH2CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी इथेन। छोटे वाला ग्रुप मिथॉक्सी है, इथेन, राइट। तो इस तरीके से हम इसका नॉमेनक्लेचर जो है कर जाएंगे। सिंपल सिंपल से नॉमेनक्लेचर है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास यहां पे CH3OCH3CH3 है, इसका नाम क्या होएगा? अब ये वाला 2 पोजीशन पे क्या लगा है? मिथॉक्सी लगा है, तो इट विल बी 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, दिस विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, राइट। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज द आइसोमेरिज्म। ये तो नॉमेनक्लेचर था, बड़ा सिंपल सा नॉमेनक्लेचर आएगा इसका। आइसोमेरिज्म में ये हमारे 2 टाइप के आइसोमेरिज्म शो करेगा। वन इज द फंक्शनल आइसोमेरिज्म और दूसरा जो है वो हमारा कौन सा शो करेगा? मेटामेरिज्म। ठीक है, 2 टाइप के आइसोमेरिज्म शो करेगा। वन इज द फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, किसके साथ दिखा रहा था ये? अल्कोहल्स के साथ। फंक्शनल आइसोमेरिज्म CH3CH2OCH3, ये कैसे दिखा सकते हैं हम? CH3CH2CH2OH हो गया। ठीक है, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म किसके साथ दिखाएगा? अल्कोहल एंड ईथर, ये आपस में शो कर सकते हैं। सेकेंड जो है हमारा दैट इज द फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया। दूसरा आता है भैया हमारा मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होगा? जो ग्रुप है वो सेंटर में ही रहेगा, CH3CH2OCH2CH3। लेट्स से ये था, अब एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन, तो इसका एक और आइसोमर बनेगा विच इज CH3CH2CH2OCH3। अगल बगल की जो कार्बन चेन थी वो चेंज हो गई, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? ऑलमोस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट नहीं, हमेशा सिमिलर रहेगा। ठीक है, दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट जो यहां पे चेन है, यहां पे 2, यहां पे 2, इधर क्या हो गया? एक तरफ 3 और एक तरफ 1 हो गया। दिस इज नोन एज मेटामेरिज्म। क्लियर है? नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स में अगर हम पहले जाएं तो पहला क्या था हमारा? बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ, बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। मैंने अभी आपको बताया था, अगर लेट्स से मेरे पास C2H5OH था और मैंने 413 केल्विन पे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2OCH2CH3 में, राइट। क्लियर हो गया? यहां पे हमने क्या किया? 2 अलग अलग मॉलिक्यूल से जो था वाटर निकाल दिया, राइट। इसका मैकेनिज्म भी आ सकता है। तो यहां पे अगर हम ईथर की फॉर्मेशन करते हैं तो रिएक्शन जो है वो SN2 मैकेनिज्म से हमारी मूव करती है, SN2 रिएक्शन से मूव करती है, राइट। तो चांसेस कम होते हैं ये वाले मैकेनिज्म आने के, बहुत रेयर होता है चांसेस कि ये वाला जो है मैकेनिज्म जो है पूछा जाएगा। राइट, तो इसको देख लेते हैं हम कैसे होएगा।
CH3CH2OH था, यहां पे हमने एक H+ लिया, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल प्रोड्यूस होंगे CH3CH2OH2, ये प्रोड्यूस हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल ऑन दिस प्रोटोनेटेड अल्कोहल CH3CH2OH2 विद अ पॉजिटिव साइन, ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करा, ये वाला इसने इसे दे दिया, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2OH CH2CH3। क्लियर हुआ? यहां पे क्या हुआ, एक प्रोटोन एक्स्ट्रा था, तो ये प्रोटोन क्या करेगा, डीप्रोटोनेशन होएगा CH3CH2OH CH2CH3, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2OCH2CH3 में। प्लस H+, जो एसिड हमने बचपन में यूज किया था स्टेप 1 में, वो वापस हमें रिकवर हो जाएगा लास्ट स्टेप में। ठीक है, तो दिस इज द मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म हो रहा है भैया, यहां पे कौन सा हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म होएगा, राइट? क्लियर है? उसके बाद हमने क्या किया, बाय एडिशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन्स, सिंपल मार्कोनिकोव रूल है, by addition of alcohol to alkenes। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हमने HOCH3 के साथ किया, यहां पे प्लस यहां पे माइनस, रिच गेट रिचर, पुअर गेट्स पुअर, ये यहां पे OCH3 यहां पे आ जाएगा, सो प्रोडक्ट विल बी CH3CHOCH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दैट्स इट, राइट? ये जो है भैया हमारा सिंपल सा एडिशन हो जाएगा, फाइन। एक हमने प्रिपरेशन ऑलरेडी किया था, विच इज द विलियमसन सिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट वी हैव विलियमसन सिंथेसिस, अभी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। विलियमसन सिंथेसिस में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो एल्काइल हैलाइड है इट शुड बी प्राइमरी, बस ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, तो ये ROR' बना देगा, ठीक है, R', एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। अगर वो सेकेंडरी हुआ, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हुआ, तो वो क्या बना के देगा, ईथर तो बनाएगा, साथ में क्या बना के देगा, एल्कीन बना के देगा। अगर मेरा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ एल्कीन जो है प्रोड्यूस करके देगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या बना के देगा, एल्कीन बना के देगा, इससे ज्यादा वो कोई भी चीज हमें प्रोड्यूस करके नहीं देगा। क्लियर हो गया? एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, बस ये कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके ऊपर बेस्ड एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, अगर आप करेंगे तो उसे बड़े ध्यान से करिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 7.6 है, बहुत अच्छे से उसे करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 7.6, उसके ऊपर बेस्ड, उस कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट वी हैव प्रिपरेशन बाकी खत्म हो गई है। नेक्स्ट वी हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो यहां पे सिंपल है यार, फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट इज द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में लोअर मेंबर्स आर क्या होंगे, गैसेस होंगे। उसके बाद जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ते जाएगा तो लिक्विड्स में कन्वर्ट होंगे, एंड दे हैव इथेरियल स्मेल, कोई इथेरियल स्मेल रहती है ईथर्स की, स्पेसिफिक स्मेल है। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में ROR' CH3OCH3। अब देखो यहां पे एंगल कितने का होता था, यहां पे sp3 था तो 109.5 डिग्री होना चाहिए था,
बट यहां पे क्या हो गया, दो बल्कि ग्रुप आ गए तो एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो एंगल विल बी ऑफ 111.9 डिग्रीज, 111.9 डिग्रीज, 7 डिग्रीज कर दीजिएगा बुक में, 7 डिग्री है, ठीक है। एंगल जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब क्वेश्चन बनता है कि भैया ईथर्स में एंगल जो है वो 109.5 डिग्री होना चाहिए, बट उससे ज्यादा है, वाई, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू बल्की ग्रुप्स, जिसकी वजह से रिपल्शन हुआ और एंगल जो है वो हमारा बढ़ गया। क्लियर हो गया। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इनके लोअर होते हैं। देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर कंपेरेबल विद हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन से भैया कंपेरेबल होते हैं। हालांकि ये क्या कर रहे थे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखा रहे थे, किसके साथ, अल्कोहल के साथ। तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं दे आर कंपेरेबल विद हाइड्रोकार्बन्स, मतलब दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स। क्लियर हुआ, लो बॉइलिंग पॉइंट्स हुए, क्यों नहीं होते, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं हो रहा भाइयों, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि देखो अब O के साथ हमें H चाहिए था, O के साथ F चाहिए था, सॉरी O के साथ होना चाहिए, F के साथ H होना चाहिए, N के साथ H होना चाहिए। जब हमने ईथर्स बनाए तो O के साथ कोई H लगा ही नहीं हुआ, O के साथ तो C अटैच हुआ, O के साथ C अटैच हुआ, हाइड्रोजन कोई डायरेक्टली नहीं था, इसी वजह से यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हमारी नहीं हुई है। क्लियर हो गया। और यहां पे अगर हम इनके सॉल्युबिलिटी की बात करें, दे आर हाईली सॉल्युबल, लोअर मेंबर्स दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, लोअर मेंबर्स की बात करते हैं, या हम इनकी सॉल्युबिलिटी को, जो हमारी अल्कोहल्स की होती है वही किसकी होती है, ईथर की भी होती है, मतलब दे हैव कंपेरेबल सॉल्युबिलिटी विद अल्कोहल्स, याद रखिएगा ये, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। अल्कोहल की भी टेंडेंसी थी और इसकी भी टेंडेंसी है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के विद द वाटर, तो इसी वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी जो है कंपेरेबल है विद अल्कोहल्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में इनको डिस्कस करते हैं हम जरा। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, है ना, दोनों में दोनों तरफ CO बॉन्ड है, इधर भी है इधर भी है, तो दोनों को तोड़ना है हमने। यहां पे सपोज करो हमने ROR लिया, इसका HX के साथ रिएक्शन किया, अब कौन से वाला किसके साथ जाएगा, देखो जब भी स्मॉलर जो एल्काइल ग्रुप है, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप किसके साथ जाएगा भैया, हैलोजन के साथ, ठीक है, वो हैलोजन के साथ चला जाएगा और ये बना के देगा ROH प्लस R'(X). ध्यान रखिएगा इसे, CH3O CH2CH3 प्लस HI, तो इट विल गिव अस CH3I प्लस CH3CH2OH। अब सपोज करो हमने ये एक्सेस में डाल दिया था, तो CH3CH2OH फिर से HI के साथ रिएक्शन करेगा and it will produce CH3CH2I plus water। ठीक है, अगर हमने एक ही इसमें डाला, एक ही मोल डाला था HX का, तो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ हमारा एल्काइल क्या हैलोजन चला जाएगा, जैसे हमने यहां पे किया CH3O CH2 CH3, तो छोटे वाले के साथ हमारा I गया और बड़े वाले के साथ अल्कोहल फॉर्म हो गया, अल्कोहल जो था फिर से HI के साथ रिएक्शन करके एल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है। तो दिस इज द रिएक्शन विद हैलोजन एसिड
राइट। इसका जो मैकेनिज्म है वो हमारा SN2 मैकेनिज्म से होता है। फाइन। अब एक चीज आती है, क्वेश्चंस भी ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब हमने यहां पे क्या किया, एनिसोल लिया OCH3, इसका अगर मैं HI के साथ रिएक्शन करता हूं तो क्या होगा, OCH3 बॉन्ड मेरा क्लीव होएगा, बट ये CO बॉन्ड जो है क्लीव नहीं होगा, ये वाला बॉन्ड क्लीव हो जाएगा। तो प्रोडक्ट जो बनेगा भाइयों बहनों, दैट विल बी फिनोल OH प्लस CH3I। इसके बाद फर्दर रिएक्शन नहीं होएगा। अब जितना मर्जी HI डाल दीजिए, फर्दर रिएक्शन नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू कॉन्जुगेशन। यहां पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। इसी वजह से रिएक्शन जो है भाइयों बहनों यहीं पे आके स्टॉप हो जाएगा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ऐसा भी एक कंसेप्ट है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। सपोज करो उन्होंने हमें एक चीज दिया CH3 इसका हमने HI के साथ रिएक्शन किया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? अभी मैंने आपको क्या बोला, छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ कौन जाएगा? I चला जाएगा। सो प्रोडक्ट शेल बी CH3OH प्लस CH3I। बड़े प्रोडक्ट होता ही नहीं है। वाई? क्योंकि इसके अंदर वो कार्बोकेटायन देखेगा, इस बॉन्ड को भी तोड़ेगा, इसको भी तोड़ेगा, तो जो स्टेबल कार्बोकेटायन बना के देगा वो मेरा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए जरा, यहां पे CH3 ये प्लस बना और एक CH3O माइनस बना। दिस इज स्टेबल कार्बोकेटायन। तो यहां पे हमारे पास क्या होएगा, I लग जाएगा और यहां पे क्या लगेगा, OH। ध्यान रखिएगा भाइयों बहनों, ये एक इंपॉर्टेंट, ठीक है, टॉपिक है, यू कैन से क्वेश्चन है, यहां पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहां पे बहुत सारे बच्चे गलती कर जाएंगे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ये वाली गलती आपने जो है वहां पे जाके नहीं करनी है। क्लियर हो गया? उसके बाद अभी हमने क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड किया, RO कर लिया, ये भी हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। राइट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। फाइन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो वहां पे क्या होएगा, हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, फ्रेडक्राफ्ट रिएक्शंस है हमारे पास। ठीक है, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब देखिए भाइयों बहनों, यहां पे मेरे पास बेंजीन रिंग था, इसका OCH3 था, इसका लेट से मैंने हेलोजिनेशन किया। हेलोजिनेशन किसके साथ हो रहा था? हेलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, यहां पे आप एनहाइड्रस AlCl3 लिख सकते हो, या आप यहां पे क्या लिख सकते हो, FeCl3 लिख सकते हो, FeBr3 लिख सकते हो, कुछ भी रहेगा। और उसकी वजह से OCH3 की वजह से क्लोरीन जो है हमारा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आके लग जाएगा। क्लियर हो गया? ऑर्थो पोजीशन पे भी लगेगा और कहां पे लग रहा है हमारा, पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थोक्लोरो एनिसोल। इसका क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो एनिसोल। ठीक है, ऑर्थोक्लोरो एनिसोल एंड पैरा क्लोरो एनिसोल। राइट, या आप इसे दूसरी तरीके से भी इसका नाम लिख सकते थे। ठीक है, IUPAC नेम आप लिख सकते हो इसका, तो वो मिथॉक्सी एंड क्लोरो आ जाएगा। तो C पहले आता है तो आप यहां पे लिख दोगे 1 क्लोरो 2 मिथॉक्सी बेंजीन, यहां पे आप लिख दोगे 1 क्लोरो 4 मिथॉक्सी बेंजीन। क्लियर हो गया? तो दिस इज द हेलोजिनेशन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नाइट्रेशन के बारे में। नाइट्रेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ
रिएक्शन करेंगे। OCH3NO2 and OCH3NO2, राइट। पैरा वाला जो रहेगा दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। पैरा वाला जो है हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा, वही सेम रीजन है। ये OCH3 क्या है, प्लस एम एंड माइनस आई ग्रुप है, नाइट्रेशन आ गया। उसके बाद हमने यहां पे किया सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में OCH3 था, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हमने रिएक्शन कर दिया। इसका नाम लिख दीजिएगा, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, पैरा नाइट्रो एनिसोल। आपने OCH3 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन किया तो SO3H का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे और वही पोजीशन पैरा पोजीशन पे। पैरा वाला जो है भैया हमारा मेजर प्रोडक्ट रहने वाला है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो मिथॉक्सी, या ये हो जाएगा भैया हमारा ऑर्थो मिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो मिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये हो जाएगा हमारा पैरामिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लास्ट जो रिएक्शन है दैट इज द फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर हमारा एल्काइलेशन भी होएगा और एक क्या होएगा, एसाइलेशन भी होएगा। अब जो OCH3 है वो भी क्या है, एक रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, दैट इज अ रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी इंक्रीज हुई थी। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन, यहां पे हमने OCH3 लिया, अब CH3Cl के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और ये आ जाएगा OCH3CH3, ऑर्थो पोजीशन पे हमने लगा दिया और एक लगा दिया भैया हमने पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप का हो गया। एसाइलेशन में हम लोग क्या करेंगे, एसाइल ग्रुप का COCH3 का जो है सब्स्टिट्यूशन करेंगे कहां पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ये रिएक्शन होएगा CH3COCl के साथ, या हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन को कर सकते हैं। एनहाइड्रस AlCl3 OCH3COCH3 OCH3 एंड COCH3, इसका नाम क्या होएगा, ये तो एसिटोफिनोन है, इसके साथ में क्या लगा है 2 पोजीशन पे, मिथॉक्सी, तो ये क्या हो जाएगा 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। ये क्या हो जाएगा 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, राइट। क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन है, फाइन। तो ये जो कुछ थी रिएक्शंस, इनके नाम रह गए हमारे पास, ऑर्थोमिथॉक्सी टॉलिन, पैरामिथॉक्सी टॉलिन। तो भैया ये जो थी सारी की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर की हमने ऑलमोस्ट कवर किए हैं। आपको जस्ट करना क्या है, एनसीईआरटी जाके वापस से इसके जो है मोस्टली क्वेश्चन जो है इजी हैं, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन जो है यहाँ पे नहीं आता है। एक दो जो ट्रिकी पॉइंट थे वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जो मैकेनिज्म थे वो पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, नेमिंग रिएक्शन डायरेक्टली पेपर में पूछी जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है। और जो वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स, फिनोल्स, ये वाले प्लीज़ करके जाइएगा, डिस्टिंक्शन जो हैं उनके टेस्ट के वो करके जाइएगा। ऐसा ना हो कि छोटी छोटी चीज़ें आएँ और आप अपने मार्क्स जो हैं वहाँ पे गवाते रहें। इट्स इजी कि आप 100 आउट ऑफ 100 ले सकते हो, 70 आउट ऑफ 70 जो है इजीली लिए जा सकते हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं अपन।
3 बजे से पहले ख़त्म हो गया, 2 मिनट पहले, 3:30 हम लोग स्टार्ट कर देंगे विद एल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स, सॉरी एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देन विद द माइंस। फिर हम लोग शुरू करेंगे विद बायोमास। हाँ माइंस है, बोल दिया, ठीक है।